Good morning, students. Myself Anshu, your maths teacher. So today our topic is ratio and proportion. First of all, what is ratio and proportions are? So both of these are a fraction in which ratio will be represented by a ratio b. ठीक है, and the proportion will states that the two ratios are equal. तो proportion में क्या होगा, दो रेशियो होंगे और उन दोनों रेशियो के बीच में एक सिंबल होगा एंड दैट सिंबल विल बी डबल डॉट. और इसका मतलब क्या होता है कि A रेशियो B इक्वल है C रेशियो D के. ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं. इसमें प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमारे पास दो रेशियो होते हैं और वो दोनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है हमारे पास दीज टू डॉट्स. ठीक है, और यहाँ हम उसको इक्वल भी लिख सकते हैं. रेशियो का सिंबल क्या होता है हमारे पास, दीज टू डॉट्स. नाउ रेशियो इज डिनोटेड बाय द सिंबल, दो डॉट से हम करते हैं, एंड प्रोपोर्शन को डबल डॉट. Okay, now continued proportion can be written in the form of. continued कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, A रेशो B हो एंड C रेशो D हो. ठीक है, ये दो रेशो है, इन दोनों का हमें एक ही रेशो में बनाना, तो हम इसको तीन टर्म्स की फॉर्म में रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट विल बी C इंटू A रेशो B इंटू C एंड उसका रेशो हम लेंगे B इंटू डी के साथ. सो दैट विल बी द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कैन बी रिटर्न इन दिस. यहाँ पे क्या है, A रेशो B एंड C रेशो D. तो सबसे पहले क्या करा है, A का C से मल्टीप्लीकेशन, देन B एंड C का मल्टीप्लीकेशन, देन B एंड D का मल्टीप्लीकेशन, और उनके बीच में क्या, रेशो. तो ये होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला या ट्रिक. नेक्स्ट इज इन A रेशो B, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है हमारे पास C रेशो D, विच आर मीन टर्म्स. मीन टर्म क्या होती है, यहाँ पे जो मिडल वाली टर्म्स होती है, मतलब B एंड C आर द मेन टर्म्स. सो B एंड C both will collectively called the main terms, and same like in A ratio B proportionality sign and C ratio D which are extreme value. extreme मतलब क्या होता है, हमारे पास जो एंड पॉइंट्स है, या तो हम एंड पॉइंट पूछेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज, तो वो क्या होंगे हमारे पास A एंड D. ठीक है, मीन वैल्यू क्या होती है प्रोपोर्शनैलिटी में, B एंड C जो हमारे मिडल वैल्यूज होती है उनको मीन वैल्यू बोलते हैं, और जो एंड पे होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज. ओके, नाउ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल है हमारे पास. क्या होता है इसमें, अगर A रेशो B है, प्रोपोर्शनैलिटी में है C रेशो D के साथ. ठीक है, सो देन A प्लस B, यहाँ पे क्या करा है, फर्स्ट वाले को इसमें ऐड करके A प्लस B उसका रेशो लिया है, इसी में से हमने क्या करा है, A माइनस B. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन. अब यहाँ पे जो रूल लगा है वो ही यहाँ पे लगाएंगे. यहाँ क्या करेंगे, C प्लस D, और उसका रेशियो किसके साथ लेंगे, एक बार उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, C माइनस D, एंड दैट विल बी द कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल दैट विल बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So now some tricks are there to solve the ratios and proportions. So first है हमारे पास, अगर U अपॉन V, इसका मतलब क्या आता है, रेशियो का मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर गिवन है A रेशियो B तो हम उसको लिख सकते हैं A बाय B, और अगर गिवन है A बाय B तो हम उसको लिख सकते हैं A रेशियो B. ठीक है, सो हमारे पास क्या है, दो रेशियो इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस इक्वल है. देन U इंटू वी इक्वल्स टू एक्स इंटू वी. यहाँ पे सिंपली क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है. क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि ये जो वाई टर्म है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, U से. इक्वल टू का साइन है तो बीच में इक्वल ही रहेगा, एंड देन x का मल्टीप्लीकेशन होगा v के साथ. ठीक है, तो यही सिंपली करा है. नाउ सेम वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है, अब हमने U अपॉन v था एंड इक्वल्स टू x अपॉन y. ठीक है, अब हमने क्या करा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, U अपॉन x कर दिया, और दोनों को एक्सचेंज करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा है, सिर्फ एक्सचेंज करा है इन दोनों टर्म्स को. तो क्या हो गया, ये v अपॉन y. ठीक है, अगर हम दोबारा इनको एक्सचेंज करेंगे फिर से वही वैल्यू हो जाएगी, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ क्या करा है, सिंपली एक्सचेंज करा है. तो यहाँ क्या हो गया, U अपॉन v की जगह x हो गया, और v यहाँ पे x की जगह v हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज U अपॉन v इक्वल्स टू x बाय v. यहाँ पे अब इन्होंने क्या करा है, इन दोनों का रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर टर्म नोमिनेटर में चल जाती है, न्यूमरेटर टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज आंसर विल बी चेंज.
but if we reciprocate both the values, then that will not affect the answer. ठीक है, that will not affect the result. So both of the term will be reciprocated. So u क्या हो जाएगा, यहाँ पे v अपॉन u हो जाएगा और यहाँ पे y अपॉन x. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज u अपॉन v इज इक्वल्स टू x बाय y. सेम ही है. यहाँ पे क्या करा, u में अगर हम v ऐड कर देते हैं, नीचे वाला सेम है. ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x में y ऐड करेंगे एंड y नीचे सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह अगर हम इनमें से इसमें से v माइनस कर दो और यहाँ से x माइनस y, तो भी रिजल्ट पे कोई अफेक्ट नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज u अपॉन v इज इक्वल्स टू x बाय y. देन वी कैन से दैट u बाय x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय u स्क्वायर बाय v स्क्वायर. ठीक है, सो वी कैन से दिस रिजल्ट ऑल्सो. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. Thank you. Good morning students, I Neetu Yadav welcome to all students in our YouTube channel of online classes. So students, today we study about some basic science question which are for class 6 to class 8. And also we study about different type of science question which you have to know, which is from question from like who was the ancient Greek god of medicine, which is your first question in this video. इसमें है कि आपका जो एंशियंट ग्रीक गॉड है मेडिसिन का, दवाइयों का, ऐसा कौन सा सबसे पहला महान देव माना जाता है जिसने मेडिसिन की शुरुआत की थी. तो आंसर है एसेप्टिशियस. एसेप्टिशियस नेम है उस पर्सन का जिसे ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड. जो रोड को सरफेस करने के लिए, समतल बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है. तो आंसर है बिटुमेन. ओके, बिटुमेन इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम. अब क्या कह रहा है, जो नेचुरल इंडिकेटर है किसी भी चीज़ के बारे में पता करने के लिए, इंडिकेटर लिटमस है, उसको हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ किस चीज़ से वो लिया गया था, ऑब्टेन किया गया था. एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकाला गया था. आंसर लाइकन्स. ठीक है, तो लाइकन्स क्या है, लाइकन जैसे आपका फंगल एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गे और फंगाई के बीच में, लाइकन्स. ठीक है, तो अब जो नेचुरल लिटमस है, नेचुरल इंडिकेटर, वो कहाँ से मिलता है, हमें लाइकन से मिलता है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट्स, सी ब्रीज इज कोज ड्यू टू. सी ब्रीज है वो किसके कारण की वजह से होता है, सी ब्रीज हो या लैंड ब्रीज हो, किसकी वजह से होता है. तो आंसर है कन्वेक्शन. अब ये कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, एयर आपका जो भी लिक्विड और गैस है उसका ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड और गैस का ट्रांसफ़र होता है. लिक्विड और गैस मतलब हीट पास होती है इन मटेरियल इन स्टेट्स के थ्रू. लिक्विड और गैस जो स्टेट होती है वो हेल्प करती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए. तो कन्वेक्शन उसकी वो प्रोसेस होती है. ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लॉन्ग इनएक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर इज़ नोन एज. अब क्या कह रहे हैं, बहुत लंबी इनएक्टिविटी मतलब काफ़ी टाइम तक कुछ एनिमल्स है काम नहीं करते, वो मेटाबॉलिक डिप्रेशन, उनका मेटाबॉलिक्स है वो भी काम नहीं करता है विंटर्स के दौरान, उसे हम क्या कहेंगे. जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है विंटर्स में काफ़ी सारी चीज़ हैं, जैसे आपकी मॉस्किटो है, लिजार्ड्स है, स्नेक है, वो विंटर्स में नहीं दिखाई देते हैं. क्यों, क्योंकि वो इस स्टेट में चले जाते हैं, लॉन्ग इनएक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन में. और उस स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं, हाइबरनेशन. मतलब हाइबरनेट कर लेते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं उस पीरियड, ठंड के पीरियड के दौरान. और उनका मेटाबॉलिक काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जब समर में समर की 6 महीने जब वो क्या रहते हैं आपका एक्टिव रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में रहता है, तो उस टाइम वो अपना ऐसा इतना फूड वो स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ताकि वो जो हाइबरनेशन पीरियड में जाएं तो उनकी बॉडी को फूड की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इन वेपर फॉर्म विदाउट बिकमिंग लिक्विड इज कॉल्ड. अब क्या कह रहे हैं, जो कोई भी सॉलिड चीज़ है, ठीक है, आपका मान लो आइस है, जो आपकी आइस है बिना किसी चेंज के डायरेक्टली वेपर में. अब आपको पता है जो आइस है आपका पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं बिना किसी वेपर फॉर्म
सॉरी जो सॉलिड है आपकी बिना किसी लिक्विड के सीधे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, मतलब सीधी भाप बन रही है, आपका ये वेपर बन रही है, तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, तो हम उसे कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, इतना हीट दिया जाता है कि सीधी जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज योर द मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर इज। अब कह रहा है कौन सा ऐसा मेटल है जिनको कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि उसकी हाई रिएक्टिविटी एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, अगर वो एयर और वाटर कॉन्टैक्ट में आता है तो जल्दी क्या रिएक्ट करता है, इसलिए उसको किस में स्टोर किया जाता है, तो आंसर है मेटल को सोडियम मेटल है जिसको कैरोसिन के अंदर है स्टोर रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ आई कॉल्ड दैट्स कलर्ड एंड सराउंडेड द प्यूपल। अब क्या कर रहे हैं, हमारी आँख का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कलर होता है और प्यूपल से सराउंड होता है, तो आंसर इरिस। जो इरिस है वो क्या प्यूपल से, आपके प्यूपल है जो आईज में उसके सराउंडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ शुगर डज द ब्रेन नीड फॉर एनर्जी। कौन से टाइप की शुगर है जिसकी हमें ब्रेन को ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, तो आंसर ग्लूकोज। आपको पता है शुगर फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह की शुगर होती है, तो इसमें जो ग्लूकोज है वो आपके ब्रेन को ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज शुगर की। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिजीज़ कैन यू गेट फ्रॉम टिक्स। जो टिक्स होते हैं उससे आप कौन सी बीमारी ले सकते हैं, आप कौन सी बीमारी वो आपको कोज करता है, तो आंसर लाइम डिजीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, विच गैस इवॉल्व फ्रॉम पैडी फील्ड्स एंड मार्शेस। ऐसी कौन सी गैस है जो पैडी फील्ड्स एंड मार्शेस से इवॉल्व होती है। पैडी फील्ड्स का मतलब है स्टूडेंट जो राइस की खेती होती है, ठीक है, चावल की जो खेती होती है पैडी फील्ड्स बोलते हैं उसका आंसर है मीथेन। मीथेन गैस है पैडी फील्ड्स एंड मार्शेस से इवॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डज द ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर। जो ब्लैक बोर्ड है आपका ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है, आंसर है इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर। क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए ब्लैक बोर्ड आपको ब्लैक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स आपका, द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट्स रस्ट फ्री। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट मेटल है जिसका इस्तेमाल आयरन के साथ किया जाता है ताकि उसको जंग से फ्री रखा जाए। मतलब उस आयरन के अंदर आपको पता है आयरन लोहे के अंदर जल्दी जंग लग जाता है, तो उस जंग को ना लगने के लिए कौन सी मेटल का इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है क्रोमियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हेपेटाइटिस इफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब क्या कह रहे हैं, जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है हमारे ह्यूमन बॉडी की, हमारे शरीर की ऐसे कौन सी ऑर्गन है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, तो आंसर है लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विस्ट बोन्स आर नोन है। जो विस्ट बोन्स कलाई की जो आपकी बोन होती है, विस्ट कलाई होती है आपकी, तो उस बोन को क्या कहते हैं, क्या दूसरा नाम है, तो आंसर है कार्पल बोन्स। विस्ट बोन को आप कार्पल बोन्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है, तो आंसर है डिस्टेंस। हमारे अर्थ से सन की दूरी, अर्थ से मून की, अर्थ से किसी प्लैनेट की दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करें, तो लाइट ईयर हमारी यूनिट है डिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एटम बॉम्ब। जो कौन सी ऐसी ऑर्गेनल्स है जिसे एटम बॉम्ब्स भी कहा जाता है, तो आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को एटम बॉम्ब्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ आर। ऐसे कौन से सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आंसर है आपका न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सुलेख लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग से उ ल ए ख सुलेख। आज हम लिख रहे हैं सुलेख भारत के गांव पर। भारत भारत के एक के गांव गे आ प्रचन्न बिंदु गांव, भारत के गांव। लिखते हैं भारत गाँव का देश है। भय आ रहते भारत गे आ व ओ गाँव के आ का
देश, देश देश है। देश की, देश देश, की, देश की 70% प्रतिशत जनसंख्या या जनसंख्या गाँवों में ही रहती है। गाँव में किसान व मजदूर रहते हैं। गाँव में गाँव में किसान किसान तथा या व मजदूर मजदूर और जय के नीचे बेटा नुक्ता, मजदूर रहते रहते हैं। वैसे गांव में अन्य वर्ग के लोग भी वैसे गाँव में गाँव में अन्य वर्ग के आधा न ये अन्य वर्ग व ऊपर और वर्ग के लोग लोग भी रहते हैं। पहले गांव में सुविधाओं का अभाव था। पहले गांव में सुविधाओं का और बिंदी सुविधाओं बहुवचन है, इसलिए सुविधाओं का अभाव अभाव था। पर अब गाँव की गाँव की दशा निरंतर निरंतर सुधरती सुधरती जा रही है। रही है। अब गाँवों में अब गाँवों में टीवी फ्रिज फ्रिज बेटा नीचे जो रह लगता है वो पूरा होता है और जिस व्यंजन में वो लगा होता है वो व्यंजन कैसा होता है? आधा। फ्रिज जैसी जैसी चीजें भी और नीचे नुक्ता नहीं लगेगी। चीजें भी मिलती मिलती हैं। तो आपको भी पेज नोटबुक में एक पेज सुलेख लिखना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम परिभाषाएं कर रहे हैं। परिभाषा में हमारी 19वीं परिभाषा है वाच्य। वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हो रहा है, वह कहलाता है आपका वाच्य।
यानी जो क्रिया है, क्रिया क्या है हमारी, किसी भी काम का करना या होना। क्रिया के जिस रूप से कि क्रिया के द्वारा हमें पता चले कि क्रिया है वो लिंग, जो क्रिया का लिंग और वचन है उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है या फिर भाव के अनुसार हुआ है, तो उसी के अनुसार, जिसके अनुसार होता है उसी के अनुसार वो वाच्य कहलाता है। तो क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हो रहा है, वाच्य कहलाता है। अब है वाच्य के भेद। वाच्य के हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जो हमने वाच्य पढ़ा कि जो वाच्य है यानी क्रिया है वो लिंग वचन किसके अनुसार चल रहा है, कर्ता, कर्म या भाव में से, तो उसी के आधार पर इनमें अंतर हो गए कि अगर वो कर्ता के अनुसार चल रही है तो कृतवाच्य, कर्म के अनुसार चल रही है तो कर्मवाच्य और भाव के अनुसार चल रही है तो भाववाच्य। तो देखो पहला है कर्तृवाच्य। क्या होगा, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया करने वाला कर्ता प्रधान होता है और क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार। जैसे रमेश सो रहा है, यहाँ पर क्रिया क्या है, क्या है यहाँ पे क्रिया, सो रहा है। रमेश क्या है, पुल्लिंग है तो यहाँ पर रहा है, और एक वचन है तो क्या हो गया, रहा है। तो जो क्रिया है वो किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर कर्तृवाच्य। फिर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और उसी के अनुसार लिंग और वचन चलेंगे। कर्मवाच्य में क्या होगा, जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार। जैसे मोहन से पत्र लिखा जाता है, मोहन से पत्र लिखा जाता है या मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फिर है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा कि इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ता और कर्म दोनों ही अप्रधान होते हैं, इसलिए भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का रूप होता है। तो भाववाच्य है वो हमेशा आपका किस में होगा, अकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं में कर्म ही नहीं होगा। भाववाच्य में क्या होगा कि इन क्रियाओं में कर्म नहीं होगा। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस तरह के वाक्य यानी जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होगा वो किस्म क्या कहलाएंगी, भाववाच्य क्रियाएं। जो कृतवाच्य हैं उसके अंदर सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य हैं वो केवल सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होंगे और भाववाच्य हैं वो सिर्फ अकर्मक क्रिया के। ठीक है बेटा। अब है आपका अगला अव्यय या अविकारी शब्द। 20वीं परिभाषा है आपकी अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द भी। तो जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता या जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। बेटा हमने सबसे पहले पढ़े थे एक बार जब चैप्टर पढ़ा था विकारी और अविकारी शब्द, जहां पर वाक्य के हम शब्द के भेद किए थे, विकारी शब्द और अविकारी। तो विकारी शब्द तो क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी क्या होते हैं, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता या जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं आपके अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय के भेद। अव्यय या अविकारी शब्द है, इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। तो क्रिया विशेषण यानी विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण क्या हो गया, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो शब्द हो गए आपके क्रिया विशेषण के। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण, जैसे धीरे, धीरे धीरे, तेज, अचानक या आज, कल। तो क्रिया विशेषण है बेटा, इसके भी 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। तो उसी के आधार पर कि क्रिया कब हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, क्रिया विशेषण। फिर है आपका संबंध बोधक, यानी जहाँ पर 2 शब्दों का संबंध बताया जाएगा, जैसे के आगे, के पीछे, के सामने, कि जैसे मेरा घर मंदिर के सामने है तो के सामने, इसमें जो संबंध बोधक है उसमें ऐसे शब्द आएंगे, के आगे, के सामने, के पीछे। फिर है समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक दो शब्दों को जोड़ने वाले, और, तथा, लेकिन, क्योंकि, किंतु, परंतु, ये सभी किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक में। विस्मयादि बोधक, जहां पर विस्मय का, हर्ष का भाव हो, कोई भी भाव हो मन का, वाह, बाप रे, अरे, ओहो, खुशी का, ये सभी किसमें आएंगे? विस्मयादि बोधक में। निपात में, जहां पर किसी चीज पर बल दिया जाए, जैसे ही, भी, तक, तो आदि। निपात है वो किसी भी बात को जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे निपात है, जैसे रमेश ने मुझे ही मारा था, तो यहाँ पर बात पर जोर देने के लिए क्या करेंगे? हम निपात का प्रयोग करेंगे कि जिसमें अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके निपात कहलाते हैं। तो आपको ये दोनों परिभाषाएं भी नोट करनी है और लर्न करनी है। थैंक यू। Hello student, a very pleasant morning to you all. I'm Vinita Singh. Welcomed you to our YouTube channel of online classes. This video is for class 6 to 8 and the subject is of cursive writing. Today we are going to write our letters that are from H to so on. Let's continue. You have to trace the sentences written in script. Okay student? So let's start. Howard had a happy house. We have to write Howard, Howard. Howard had a happy house. House. Put a full stop. The next line. Ivan's ideas are so intelligent. We have to write I. Most of our students get confused in I and J. You have to make this like that. Once again I am repeating, from here to you have to start, then up and then down. Okay, Ivan's, IVANS. Then you have to put a comma, apostrophe, that we call. Ivan's ideas are so intelligent. Put a full stop. Next line, we have to start our J letter. See how I am going to make it. Firstly, you have to do this like, and then this is your J. Okay, then from here you will do this. Jolly jogged. What do you have to write? Jolly, Jolly. Jolly jogged about, ABOUT, about John's jelly. What? John's, JHONS. Put a comma, that we call apostrophe. John's jelly. Again put a comma. In next line you have to start right from of letter K. This is our K. Kylie keeps, KEEPS, keeps his, KEYS, keys, IN, the kitchen, KITCHEN, kitchen. This is A beta. Okay,
kitchen. Put a full stop again. In next line you have to start from of letter L. Draw this like that. L A Z Y, lazy. Loins, Loyns, loins. Live, leave. On, the, on the lowlands. Lowlands, lowlands. Put a full stop again. Okay students, you have to write these from H to L. Look here, this is our H, this is our I. Okay, you have to make these letter in bold. This is our J, this is our K, this is L. You have to make all these letters in bold. Put a slash here, and then you have to write this at least 2 times in your fair notebook. I am going to ending up my video. Have a good student. Goodbye. This is for 6 to 8 class English grammar, and today we are going to discuss about synonyms and antonyms. First question is, what are synonyms and antonyms? Synonyms are words that have the same or similar meaning. Means, for an example you can see here, जिसके similar यानी कि एक जैसे मतलब होते हैं उन्हें हम synonyms कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, स्मॉल को हम लिटिल भी कह सकते हैं, टाइनी भी कह सकते हैं और पेटेराइट कह सकते हैं. नाउ एंटोनियम्स, व्हाट आर एंटोनियम्स? एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग, यानी कि विलोम शब्द की तरह होते हैं, अपोजिट, एक दूसरे से अलग. फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश और सैड का मतलब होता है दुखी, यानी कि खुश और दुखी. Sad, sad means उदास, you can say. Next question is how to use capital letters. हम capital letters कब use करते हैं? As you see, we discuss about the punctuations. Punctuations में हमने commas पढ़े थे, हमने अलग अलग punctuation marks के बारे में पढ़ा था कि कौन सा का कैसे यूज़ होता है. Now we are going to discuss about capital letters, because capital letters are used like after the punctuation marks. See, the use of capital letters are to begin the first word of the sentence of a sentence. जब हम कोई भी sentence use करते हैं, start करते हैं, उसके साथ हम capital letters का use करते हैं. first word हमेशा capital होगा जब भी हम कोई भी sentence लिखना start करेंगे. You can see here question, मैंने question लिखना start किया तब मैंने हाउ का H कैपिटल लिखा. क्यों? क्योंकि मैं नया लेसन यहाँ से नया वर्ड नया सेंटेंस स्टार्ट कर रही थी, दैट्स वाई. नाउ इस सेंटेंस में भी द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स में भी मैंने द का टी कैपिटल लिया है. क्यों? बिकॉज टी जो है वो हमारा फर्स्ट लेटर है फर्स्ट सेंटेंस का. ओके, नाउ लाइक दिस वी आर गोइंग टू यूज़ कैपिटल लेटर्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ टू बिगिन एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम. जब भी हम कोई नई लाइन लिखते हैं पोएम की, तब भी हम जो कैपिटल लेटर है उसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. फॉर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स तो आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होते हैं. प्रॉपर नाउन्स में पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स का होता है, प्लेस का होता है, और उससे हम प्रॉपर नाउन्स में क्योंकि वो सबके नेम होते हैं तो नेम के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. For names of historic buildings, trains, flights, etc. जब हम किसी भी इन सब में से नाम लिखते हैं किसी का भी, तब भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज इन सब चीज़ों के नाम हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, और जब भी हम इन वर्ड्स का अगर हम सेंटेंस में कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, बीच में, आगे या पीछे कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम इन वर्ड्स के साथ कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे. कैपिटल लेटर होगा हमारा फर्स्ट,
और व्हेन वी आर यूजिंग मंथ्स नेम, वीक्स नेम, उनका भी हम कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे उनके साथ भी। एंड सम एब्रीवेशंस ऑल्सो देयर, कुछ एब्रीवेशंस भी ऐसी होती हैं जिनके साथ हम जो होता है कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जिस किसी का भी नाम हो सकता है, वो किसी का भी नाम गिवन है हमें, तो हम उनके साथ फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, जैसे गांधी जयंती, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, और जनवरी, फरवरी, इंडिया गेट, और गेटवे ऑफ इंडिया, Christianity, Buddhism, they are the names of the religions. Like this we have a lot of names. Institutions के बहुत सारे नेम होते हैं हमारे पास, बुक्स, न्यूज़पेपर के नेम होते हैं, मैगजीन्स के नेम होते हैं, तो they all we are going to start with capital letters. And here have some synonyms also. In synonyms, how we are going to identify the synonyms, how we are going to use some repeated words. जब हमारे पास सिनोनिम इज़ यूज्ड व्हेन वन डज़ नॉट वांट टू यूज़ द सेम और वर्ड रिपीटेडली। एक सेंटेंस में अगर बार बार एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है, स्मॉल, तो वहाँ पे हम ऑपोजिट उसका सिमिलर मीनिंग यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ सिनोनिम उसका यूज़ कर सकते हैं हम। सपोज़ अगर एक ही सेंटेंस में स्मॉल वर्ड यूज़ हो रहा है हमारे पास, तो उसकी जगह हम लिटिल या टाइनी या पेटेराइट यूज़ कर सकते हैं। Next, synonym may share an identical meaning with another word, but the word has not necessarily interchangeable. और कई बार ऐसा होता है कि उस वर्ड का कोई अलग मीनिंग निकल रहा हो। जैसे बाई फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस में हमें वर्ड कोई और यूज़ करना है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, इसके लिए भी हम सिनोनियम कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव दीज 2 questions today related to English grammar, so you have to do this. Thank you everyone. Good morning students, this is our GK class for 6 to 8, and in previous class we have completed our 80 questions and today we start with 81. Our question is, the word democracy has been derived from the, कि जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो आया है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गणतंत्र या लोकतंत्र, तो वो वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। तो कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है डेमोक्रेसी वर्ड, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है। सेकेंड क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी है उसका क्या मीनिंग है? तो मीनिंग है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, कि लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा सरकार। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पीएम के जो चुनाव होते हैं वो किस बेस पे होते हैं कि लोग अपने जो सरकार है वो स्वयं चुनते हैं, तो वो क्या है, अपना इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, तो आपको आंसर क्या लिखना है? डेमोक्रेसी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्क्राइब द डेमोक्रेसी फर्स्ट, कि सबसे पहले डेमोक्रेसी को किसने डिस्क्राइब किया था? तो किसने किया था? द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन, उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ABRAHAMLINCOLN, इब्राहिम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द इंडियंस, कि भारतीयों को कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं? तो कितने प्रोवाइड किए गए हैं? 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं इंडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑर्गन और ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो अपनी सरकार है उसके कितने अंग हैं? ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग या शाखाएं हैं, तो कितने हैं? 3। ठीक है, और कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भारत के अंदर सरकार के कितने स्तर हैं, मतलब लेवल्स है, कितने
चरण से होके एक सरकार बनती है। तो कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कि एक तो केंद्र में सरकार होती है, फिर एक राज्य के अंदर सरकार होती है, और तीसरी सरकार कहाँ होती है? जैसे अपने शहरों या गांवों में। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कि सरकार कितने प्रकार की होती है? तो सरकार 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट डेमोक्रेसी, गणतंत्र। मोनार्की, जिसमें वंशानुक्रम से चलता है। मान लो कोई राजा है और जब वो उस राजा की मृत्यु हो जाती है या वो पद से हटता है तो उसकी संतान ही राजा बनती है। थर्ड है डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह राज्य करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका के अंदर कैसे लोग हैं? काले और गोरे दोनों ही लोग थे, और उन दोनों के अंदर अपार्थाइड का जो एक डिस्प्यूट चल रहा था, एक लड़ाई चल रही थी। तो एक काले जो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, वो कौन थे? पहले नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। कि सरकार का हेड कौन होता है? भारत के अंदर सरकार का हेड कौन होता है? तो कौन है? द प्राइम मिनिस्टर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द हेड ऑफ ए कंट्री। कि देश का हेड कौन होता है? तो देश का हेड कौन होता है? द प्रेसिडेंट। अगर आपसे सरकार का हेड पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर है, और अगर देश का हेड पूछा जाए तो प्रेसिडेंट है। अब है हाउ मैनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते हैं और एक जो चीफ जज होता है। ठीक है। तो इसको आप 31 जज भी लिख सकते हो, और प्लस 1 चीफ जज जो मुख्य जज होता है, और या आप इसको टोटल 32 जज भी लिख सकते हो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर क्या है? द प्रेसिडेंट। कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउसेस इन आवर पार्लियामेंट। कि हमारी जो संसद है, जो अपनी लेजिस्लेटिव है, उसके अंदर जो हाउसेस हैं तो वो कितने हैं? तो 2 हाउसेस हैं, 1 लोकसभा एंड सेकंड राज्यसभा। नेम द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, उसका नाम बताइए। तो क्या है? राज्यसभा। ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर हैं? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट का जो निचला सदन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकसभा। कि लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? तो 545 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री वी अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन आवर कंट्री। कि हमारे देश ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय जो सरकार है, वो कहाँ से अपनाया है? तो ब्रिटेन से अपनाया है। कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से। क्योंकि हमने अपने संविधान के अंदर जितने भी अपने जैसे कि संसदीय सरकार है या जो संविधान बनाना है, जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये सारे दूसरे देशों से लिए हैं। तो जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री गेव द वुमेन्स टू राइट टू वोट फर्स्ट। कि सबसे पहले किस देश ने औरतों को वोट देने का अधिकार दिया था? तो किसने दिया था? न्यूजीलैंड इन 1893। न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम्स। कि ईवीएम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्टोरल वोटिंग मशीन। क्या नाम है उसका? इलेक्टोरल वोटिंग मशीन। Okay students, I hope you understand these questions very well and note these questions in your GK notebook. Thank you. Welcome to online classes. Today in this spoken class, I would like to tell you about the debates on junk food and healthy food. So student, आज का मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि डिबेट कैसे बोली जाती है, और इसमें जो है आज का विषय है
junk food or healthy food? So student, first of all, जब हम कोई भी डिबेट बोलते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी. द वे यू स्पीक शुड बी अट्रैक्टिव. वॉट एवर द टॉपिक, जो भी आप टॉपिक बोल रहे हैं, दैट शुड बी सो इफेक्टिव, एंड वे ऑफ स्पीकिंग should be like that, so that the audience which are sitting in front of you and they are concentrating on you should be effectively. And apart of that, जब ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हो आप उनको, तो आपका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए ताकि उन पे इफेक्टिव हो, उनको अच्छा लगे, वो इम्प्रेस कर सको उन्हें, ताकि वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक, रोचकता पूर्वक सुन सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट way of speaking is must, and your body language, that is most important, so that while speaking with in front of the audience, so your body language should also be there, and a part of that your way of speaking and your expression. So इन सारी चीज़ों को मिला करके जब आप अपने कोई भी डिबेट किसी भी टॉपिक के बारे में बोलोगे, तो आपको वो इम्प्रेसिव होना चाहिए. और सेकेंड थिंग, उस टॉपिक के पर्टिकुलर के बारे में बोथ द थिंग्स यू हैव टू से, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट. So student, let us start. Healthy food are good for our body. Healthy food जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है. It makes us feel good and gives us lots of energy. और ये जो है हमारे जो है शरीर को अच्छा फील करवाता है और हमें बहुत सारी एनर्जी भी देता है. We should take banana, strawberry, carrot, etc. और हमें भोजन में जो है बनाना, स्ट्रॉबेरी और कैरेट्स यानी कि गाजर, ये सब लेनी चाहिए. अब दूसरा पॉइंट देखिए, अनहेल्दी फूड इज नोन एज जंक फूड. यानी कि जो फूड हेल्दी नहीं होता है उनको हम जंक फूड कहते हैं. तो उसमें जो है पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है. इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. और ये जंक फूड जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है. इट गिव्स अस टू मच फैट एंड शुगर. ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा जो है फैट और शुगर देता है. एंड नो न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स नहीं देता जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं. एग्जाम्पल, बर्गर, कैंडी, सोडा एक्सेट्रा. तो ये जो चीज़ें हैं जो अनहेल्दी फूड में आती है, जंक फूड में आती हैं. सो yes, junk foods have gained so much popularity because of the nice taste and easy to cook. और जंक फूड को जो है इसलिए ज़्यादा ख्याति मिल गई, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा मशहूर हो गया है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है और उसको बनाने में भी आसानी होती है. Nowadays, every one of us is enjoying the taste of junk food. और आजकल जो है ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है जंक फूड को ही जो है काफ़ी जो है इस्तेमाल करते हैं और उनको इंजॉय करते हैं. बिकॉज इट इज़ डिलीशियस, अफोर्डेबल एंड रेडली अवेलेबल. इसका मतलब है कि आजकल इसको क्यों लाइक करते हैं, क्योंकि ये डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है और अफोर्डेबल. इसको अपने जो है इच्छा अनुसार आप इसे ले सकते हैं और बहुत ही जल्दी आसानी से ये हमें मिल जाता है. मोस्ट जंक फूड इज फुल ऑफ फैट, शुगर, salinity and bad cholesterol at high level, which is a poison for health. और बहुत से ज़्यादातर जो जंक फूड जो होते हैं, अनहेल्दी फूड होते हैं, उनके अंदर बहुत मात्रा में फैट पाया जाता है, शुगर होता है और सैलिनिटी, और उसके साथ साथ ये एक कोलेस्ट्रॉल भी इसमें काफ़ी मात्रा में होती है, जिससे कि ये धीरे धीरे जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता, एक जहर के तरीके से काम करता है. नेक्स्ट, जंक फूड बिकेम वेरी ऑयली एंड लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स. Thus,
दे आर हार्ड टू डाइजेस्ट। और जंक फूड जो है वो ज़्यादा ऑयली होते हैं और उसमें जो है डायरेक्टिव की प्रोडक्टिविटी की कम होती है, फाइबर्स की, जो कि जिसकी वजह से जो है हमें उसे पचाने में मुसीबत झेलनी पड़ती है, यानी कि जब पचाने में मुश्किल होती है। नाउ इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द हेल्थ इफ कंज्यूम ऑन रेगुलर बेस। अगर हम इन जो है जंक फूड को रेगुलर अपने जो है डेली लाइफ में से अगर हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। We should avoid eating junk foods in order to enjoy। हमें जो है अगर हम इंजॉय के रूप में इस फूड्स को लेते हैं तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। द गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ ऑल दो द लाइफ। और जो है अगर हम इनको नहीं करेंगे तो हमारा जो है जीवन ज़्यादा दिनों तक हैप्पी खुशहाल नहीं हो पाएगा। सो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। They generally eat chips, French fries, snack, burger, pizza, pasta, and other junk food whenever they feel hungry। और लोग क्या करते हैं कि आमतौर पे जब भी उनको भूख लगती है तो वो जो है चिप्स हुए या फ्रेंच फ्राइज हुए, स्नैक्स हुए, बर्गर या पिज़्ज़ा या पास्ता, इन जैसी चीज़ों को, जंक फूडों को खाना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जल्दी अवेलेबल भी हो जाते हैं और आप इन्हें थोड़े ही समय में जो है इस्तेमाल कर सकते हो। किड्स एंड चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन बाय देयर पेरेंट्स। बच्चों को और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है ट्रेन करना चाहिए उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, टू फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ताकि उन्हें अच्छी आदत पड़े, ताकि वो अच्छी चीज़ें खाएं फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही, इन ऑर्डर टू इंजॉय गुड हेल्थ एंड ए हैप्पी लाइफ, ताकि वो अपनी जो है अच्छी ज़िंदगी जी सके और खुशहाल ज़िंदगी जी सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कट डाउन ऑन जंक फूड। और ये बहुत ज़रूरी है कि खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें जो है जंक फूड को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहिए। सो स्टूडेंट, मैंने आज इस वीडियो में आपको जो है जंक फूड के बारे में बताया है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द जंक फूड इन दिस वीडियो। In the next video, I'll just explain you about the healthy food. So student, what you have to do, I think you must have been understand what I want to say. So in debate, you have to both describe the importance and the disimportance of the topic. So in the next video continues, I will continue the topic and we will discuss about the healthy food. So student, don't forget to like this video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on bell icon. Thank you. Take care.